हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनोज सलाह आपके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से आप मेरे सामने जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों का नाम वीडियो को लाइक करने का। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 16 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। ऐसे में अब से जो भी टेस्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप एक भी टेस्ट यहाँ पर मिस मत कीजिएगा। और इससे पहले जो आपके साथ में 10 टेस्ट हमने कंडक्ट करवा लिया उसे जरूर देखिएगा। उन सब टेस्ट को मैंने आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट में डाल दिया, और ऊपर जो आई बटन आप देख रहे हैं वहां पर आपको वो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पेपर 1 की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है और उसके 93 लेक्चर यहाँ पे लग चुके हैं। तो आप अब तो खैर टाइम बहुत कम है, तो आप फास्ट करके वीडियोस की स्पीड को वहां पर उन्हें देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डाल दे, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पेपर 2 की भी कोचिंग दी जा रही है, उसके भी बहुत सारे लेक्चर लगा चुके हैं। उन सब लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ड्रीम आर जेरा पारिशान ने आप लोगों को नारा दिया है, और आज 11वां पार्ट हमने डिस्कस करना है टेस्ट का। ये भी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हैं तो फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप आपके लिए रखे गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप है, इन्हें आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो ये ग्रुप है ये भी गुरुजी, कल इसमें हम महाक्विज डिस्कस करने वाले हैं। इसकी वीडियो मैंने सुबह ही पर आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 150 एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एबी गुरुजी चैट ग्रुप यहाँ पे डिस्कशन का ग्रुप है, नोट्स का ग्रुप है, तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आए कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, आराम से सोचकर समझकर फिर आंसर आपने देना है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना? चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। आर इज रिलेटेड टू सेकंड इन द सेम वे टर्शियरी इज रिलेटेड टू। हाँ जी, बताएं जी। चलो जी, टाइमिंग आप लोगों की मैंने शुरू कर दी है, आंसर बताना शुरू करेंगे। पहला है ऑर्डिनरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है प्राइमरी और चौथा है इंटरमीडिएट। हाँ जी, बताओ जी। पहला क्वेश्चन है इसलिए इजी रखा है आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट इसका आंसर तो बिल्कुल सही सही दे ही देगा, ठीक है ना? तो जरूर आंसर सही दे देंगे। हाँ, 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया है और लगभग खत्म होने वाला है वो समय। वैसे 1 मिनट जैसा क्वेश्चन नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट पूरा आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर समय हो चुका है खत्म। तो अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए क्या है, आवर्स का मतलब क्या होता है? आवर्स का मतलब यहाँ पे होता है 1 घंटे से। घंटे को अगर हम तोड़ना चाहें तो हमारे पास में मिनट, और मिनट से हमारे पास में सेकंड निकल कर आ जाता है। तो ये इसका एक बिखरा हुआ पार्ट है। टर्शरी क्या चीज होता है? टर्शरी का हिंदी में मतलब होता है तृतीयक, यानी कि थर्ड, ठीक है ना? थर्ड की बात यहाँ पे कर रहा है। तो थर्ड की बात कर रहा है, तो इसको टुकड़े करेंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे? प्राइमरी पर पहुंच जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था डियर। बात समझ में आ रही है क्या? आर का सेकंड के साथ में जो रिलेशन है वही टर्शरी का रिलेशन प्राइमरी के साथ में है। आराम से देखने पर समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर। हाँ जी, बताओ जी। बोध गया, कपिल वस्तु, कुशीनगर या विक्रमशिला। बताओ जी, कौन सा इनमें से ओड वन आउट आप कर सकते हो? बताना शुरू करेंगे। इस चैनल पे कोई भी स्टूडेंट नया है तो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हर एक वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। अभी तक जो भी मौज मस्ती करनी थी वो कर ली, लेकिन अब पढ़ाई के अंदर 100% लगाने का समय आ चुका है। तो कोई भी छात्र यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें, चैनल के साथ में जुड़कर रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है चैनल के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ में, और हर एक अपडेट का फायदा यहाँ पर उठाएंगे और हर गाइडेंस का यहाँ पर फायदा उठाएंगे। चलो जी, देखिए जी, ऑड वन आउट की यहाँ पर बात की गई थी, और इतना समय इस क्वेश्चन के लिए मैं देना नहीं चाहता हूं, तो अब मैं इस टाइमिंग को कर देता हूं कंप्लीट। देखिए जी, बोध गया, कपिल वस्तु और कुशीनगर जो है, इन तीनों में एक चीज खास है कि ये पिलग्रिमेज है। किनके पिलग्रिमेज है? बुद्धिस्ट लोगों के,
ठीक है ना। तो ये बुद्धिस्ट काल से भगवान बुद्ध के साथ में रिलेटेड है। लेकिन जब आप विक्रमशिला की बात करते हो तो ये आपके पास में ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये मैंने आपको हायर एजुकेशन करते वक्त भी बताया था, विक्रमशिला के बारे में बताया था, तक्षशिला के बारे में बताया था, मिथिला के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो विक्रमशिला है ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये जो 3 है हमारे पास में ये पिलग्रिमेज है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर विक्रमशिला टिक कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया भी ओड वन आउट का भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे की ओर बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे डियर। हाँ जी, बताओ जी। A student obtains overall 78% marks in his examination consisting of physics, chemistry, mathematics, computer science and general English. Marks obtained in each subject and the maximum marks are indicated in the following table. अब टेबल आप लोगों के सामने है, मैक्सिमम मार्क्स आपको बता रखे हैं और जो मार्क्स उसके आए हैं वो भी बता रखे हैं। एक जगह पे x लगा रखा है और उस x में ही कौन सी फिगर यहाँ पर आएगी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ने में ही 30 सेकंड स्टूडेंट के चले जाएंगे और 10 सेकंड चले जाएंगे इसको आराम से देखकर समझने में। तो 40 सेकंड यहाँ पर जा चुके हैं। 10 सेकंड या 20 सेकंड की कैलकुलेशन आप लगा लें तो ओवरऑल 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर 1 मिनट से ज्यादा में देते हैं तो ये आपकी कमी कही जाएगी प्रैक्टिस की। अगर 1 मिनट से जल्दी देते हैं इसका मतलब ये कि आपने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रखी है। मैं आपको अच्छे से सारे तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना? हाँ जी, टाइमिंग शुरू नहीं हुई थी, चलो कोई बात नहीं, टाइमिंग मैं फिर से शुरू कर देता हूँ, 30 सेकंड कर दूंगा। हाँ चलो जी, आंसर बताना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सही आंसर बता देंगे और ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ पर आप अपने लेवल को देख रहे हैं। तो चौतरफा फायदा है आप लोगों को इस वीडियो से। चलो जी, चलो जी, चलो जी। देखिए, बस इतना टाइम बहुत है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। तो एग्जाम में जब भी आपके पास में ऐसा परसेंटेज आ जाए जो बीच का कुछ वैल्यू हो जाए तो स्टूडेंट जो है वो घबरा जाता है वहां पर। लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की यूनिट कंप्लीट करवा दी, उसमें परसेंटेज भी एक टॉपिक था। उस वक्त में मैंने आपको समझाया था कभी भी आपके पास में परसेंटेज निकालने की बात आए ना तो घबराना मत, राउंड ऑफ वाले परसेंट को निकाल लेना। अब 78 को अगर आप लोग 78 ही देख रहे हैं, 78 देख रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी कही जाएगी। जिन स्टूडेंट को ये 78 यानी कि ये 78 80 - 2 नजर में आ रहा है तो वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले करने वाला स्टूडेंट यहाँ पर कहा जाएगा। उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगी जिनको ये 80 - 2 दिख रहा है। मैंने स्टूडेंट को पहले ही कहा था कि अगर आप परसेंटेज को टिपिकल बनाओगे तो वो टिपिकल बनता जाएगा, इजी वे में इसको लेके जाओगे तो इजी बनती जाएगी मैथमेटिक्स। इतनी शानदार सब्जेक्ट हमारे पास में है। तो 80 - 2 करके अगर आप 78 निकालेंगे तो शायद ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। यहाँ पे बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल इंग्लिश के जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें इसके 78% आए हैं। तो 200 + 100 + 200 + 200 + 100। अब स्टूडेंट जो है कई बार ध्यान से देखता नहीं इन सब चीजों को, वो क्या करता है 1 2 3 4 5 कर देगा और 5 × 200 कर देगा, वो देखेगा नहीं कुछ एक में यहाँ पर 100 भी लिख रखा है। तो ये चीज आपके लिए सबसे खास है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, खास तौर पे टेबल को। ठीक है ना? टेबल में कहीं ना कहीं कोने में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपा कर रखता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर 100 है और 3 सब्जेक्ट में 200 है। तो आपके लिए टोटल मार्क्स कितने हो गए? 800 हो गए। 800 का आप लोगों ने 78% निकालना है। अरे सर रुको 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 सर, 78 नहीं सर, 80 - 2 करो सर। हाँ मैं भूल गया था, आई एम सॉरी डियर, 80 - 2 करना है। तो देखो जी, 80 - 2 की कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जाएगी। 8 8 64 हमने किया, 640 आ गया, 2% किया, 16 आ गया। बताओ बात समझ में आ गई क्या? 640 - 16 किया तो 624 आपके पास में आ गया। बताओ 78% चुटकियों में निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? इंटू 78 डिवाइडेड बाय 100 करते तो आपके 20 सेकंड लग जाते। लेकिन ना 80 - 2 के तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो चंद सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। 624 आपने निकालना है। अब आपके पास में 75% तक का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका। आपको पता है कि ये जो मार्क्स इसके पास में आए हैं इनका टोटल 624 होना चाहिए। अब इन 624 में से इनका टोटल आप लोगों ने घटाना है, इसका टोटल आप लोग कर लीजिएगा, उसमें से 624 घटा दीजिएगा, कितना आप लोगों के पास में आ जाएगा टोटल, ये आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है वो आपके पास में, चलो मैं करता हूं,
एक 540 आ जाएगा। ठीक है, 540 माइनस 624 इस तरीके से करेंगे तो आप 84 पर पहुंच जाएंगे। 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, जल्दी से बताना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग 40 सेकंड में आंसर निकाल लें तो बल्ले बल्ले कर लोगे, अगर 60 सेकंड में भी निकाल लिया ना तो भी बल्ले बल्ले करने वाले क्वेश्चन है डियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर था। ठीक है ना, ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रख दिया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड the establishment of state council for higher education in each state? हाँ जी, बताओ जी। हाँ जी, वीडियो को लाइक करना बहुत से स्टूडेंट भूल चुके हैं डियर। वीडियो को लाइक करना कोई भी स्टूडेंट मत भूलना। ये चैनल लगातार आप लोगों की मदद के लिए क्लासेस लगाता जा रहा है और आप लोग जानते ही हैं कि 27 जनवरी से लगातार क्लासेस लगाई हैं। तो इस मेहनत को देखते हुए आप लोग जरूर वीडियो को लाइक का बटन दबाया करें, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे वीडियो और चैनल, उसके लिए शेयर का बटन भी जरूर दबाया करें। अलग अलग एजुकेशनल ग्रुप में जरूर वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल बहुत छोटा है, ऐसे में इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक है ना, चलो जी, अब इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपको लग सकता है। देखिए, थियरी वाला क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आएगा। अब एजुकेशन पॉलिसी की बात आई है तो आपको मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि अभी 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों के लिए आई है और उसकी वीडियो इस चैनल ने आपको प्रोवाइड करवा दी है। इससे पहले 1968 में पॉलिसी आई थी, तो अभी तक 3 पॉलिसीज आप लोगों के लिए नेशनल लेवल पर आ चुकी है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया था, ये रिकमेंडेड किया गया था कि स्टेट काउंसिल पर हायर एजुकेशन, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन यहाँ पर हर एक स्टेट में बनाया जाए। 3 लेवल पर यहाँ पर काम किया गया था, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकल लेवल पर। तो उसमें से स्टेट काउंसिल का एक पॉइंट उठाकर आपसे क्वेश्चन बना दिया गया। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योर टॉक के रूप में बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं जिसमें आप अगर तुक्का भी लगा देना तो भी यहाँ पर सही कहा जाएगा। अब आप लोग सभी जानते हैं कि भी जब से देश को आजादी मिली है और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अथाह मैटर आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए। और अगर आप सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की बात करें ना, तो इसके मैटर को पढ़ने के लिए आपका 1 हफ्ता पूरा लग जाएगा और उसको याद करने की बात आएगी तो बात ही दूसरी है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं जिसमें आप अगर जानते हैं तब तो आप आंसर को टिक कर दें, अगर आप नहीं जानते तो दिमाग में ये स्ट्रेस मत ला देना यार ये चीज तो मेरे पढ़ने से रहेगी और ये चीज रहेगा, ऐसा है वैसा है। एग्जामिनर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर बनाता है जो कि 100% स्टूडेंट जो है वो गलत करेगा ही करेगा। उसमें एग्जामिनर वो है वो इतने डेप्थ वाला चीज लेकर आता है, इतने डेप्थ वाला चीज लेकर आता है कि स्टूडेंट वहां तक नहीं पहुंचा हुआ होता है। अगर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को देखकर ऐसा सोच ले कि भाई मैंने तो ये चीज पढ़ी नहीं थी यार, मेरी तो तैयारी बहुत खराब है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, हाय तैयारी मरी मैया और ये है वो है, इस तरीके से एग्जाम में जब वो सोचने लगता है ना तो एग्जामिनर जो है वो इस चीज में सफल हो जाता है कि उसने साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को वहां पे डिमोरलाइज कर दिया है। एग्जाम के अंदर आपका माइंड ही आपका साथी है। उस माइंड के ऊपर अगर आपने प्रेशर डाल दिया ना कि यार ये तो तैयारी तूने की नहीं, अरे माइंड तू मेरे कोई काम का नहीं है, धेले का भी नहीं है, तूने ये चीज के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि इतना डेप्थ में पढ़ लेता मैं और ये है वो है, तो माइंड जो है वो वहां पर बुरा मान जाएगा और साइकोलॉजिकली आप वहां पर डाउन हो जाओगे। आने वाले जो क्वेश्चन है उसको सोचने के लिए माइंड जो है अब इतना प्रिपेयर नहीं रहेगा। तो आप अपने दिमाग के अंदर ये चीजें जरूर लेकर जाइएगा एग्जाम के अंदर कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उसमें कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं रखना है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हंसते खेलते टिक कर देना और आगे बढ़ जाना, दिमाग पे प्रेशर मत डाल देना, दिमाग के साथ में दोस्ती रख लेना। बात बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो कॉपी के अंदर, दिमाग के साथ में दोस्ती रखना। दिमाग को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अपने एकदम बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना, उसको बिल्कुल भी डांटना मत, अरे यार तूने ये कैलकुलेशन कैसे कर दिया, अरे तेरे से तो कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा, क्या कर रहा है यार जल्दी कर, ऐसे है वैसे, ये मत करना उसके साथ में।
एग्जामिनेशन सेंटर के बाद बाहर जैसे मर्जी दिमाग को ट्रीट कर ले, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में दिमाग के साथ में दोस्ती बनाकर रखना, अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखना। अगर दिमाग को आपने परेशान किया तो आपका पूरा पेपर वो वहां पर खराब कर देगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ डियर, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है ये, तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये चीज नोट डाउन करने वाली है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब आंसर की आगे की ओर बढ़ जाते हैं, चलो जी। हाँ सर, आप बिना सर आप तो कमाल करते हैं, कैसी कैसी बातें हमारे को बता देते हैं, हम तो चौंक जाते हैं बिल्कुल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। अ कॉलेज टीचर रिप्रेजेंट नहीं प्रेजेंट्स a research paper in a seminar. The research paper cited references which are pretty old. This situation will be described as the case of। हाँ जी बताएंगे जी, आंसर बताना शुरू करें। मैं तो क्या है, अब मैं फ्री एजुकेशन यहाँ पर दे रहा हूँ ना, तो अब मैं तो बिल्कुल सेल्फलेस हो चुका हूँ, मेरे को तो वो स्वार्थ है ही नहीं कि भाई किसी स्टूडेंट के मैं ये चीज बताऊं या ना बताऊं, इस चीज की फीस मुझे मिली है कि नहीं मिली, तो मैं तो बिल्कुल सेल्फलेस होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे पास में है, जो भी अनुभव मैंने स्टूडेंट के साथ में बातचीत कर कर ली है, तो वो सब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। भाई ये प्रॉब्लम तो कम से कम आप फेस ना करो ना। तो मेरा बेसिकली यही मकसद रहता है आप लोगों के साथ में, जितनी हो सके मदद आप लोगों की कर दूं मैं यहाँ पर। हाँ, अभी चैनल छोटा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा चैनल, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हम इन बातों को पहुंचा पाएंगे जो कि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। तो खैर देखते हैं कब बनता है बड़ा चैनल। आंसर बताना शुरू करें इस क्वेश्चन का। एक तो यार ये टाइमिंग शुरू नहीं करता नालायक। चलो जी, अब इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता हूं। देखिए जी, यहाँ पर क्या है, अगर उसने रेफरेंसेस पुराने यूज कर लिए ना, तो यहाँ पर इसका टेक्निकल से तो कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपने टेक्निकल लैप्स बोला है तो बहुत गलत आंसर दिया है जी। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं एथिकल लैप्स की और एकेडमिक इग्नोरेंस की और इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स की, तो ये तीन आप आंसर के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा सा गहराइयों के अंदर जाइए। उसने क्या किया, रेफरेंसेस यहां पर पुराने यूज कर लिए हैं। तो पुराने रेफरेंसेस यूज किए तो एथिक्स तो कुछ भी बिगाड़े नहीं ना, एथिक्स तो यहां पर कोई भी गलत यूज नहीं किए, तो ये आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। अब एकेडमिक इग्नोरेंस को आंसर आप तब देते जब इसने यहां पर रेफरेंसेस यूज ही नहीं किए होते। अगर रेफरेंसेस यूज नहीं कर रहा और रिसर्च पेपर यहां पर पब्लिश कर रहा है, तो ये यहां पर एकेडमिक इग्नोरेंस हो जाएगी, क्योंकि एकेडमिक यहां पर कहता है कि रेफरेंसेस आपके लिए देने बहुत जरूरी हैं कि कहां से आप लोगों ने डाटा उठाया है। तो अगर ये दिए ही नहीं होते तो एकेडमिक इग्नोरेंस आ जाता। दिए हैं लेकिन ओल्ड दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये कि इनएबिलिटी है उस चीज की, अक्षमता है उसकी, अपडेट नहीं किया उसने अपने रिसर्च के सोर्स को। बात समझ में आ रही है क्या किस तरीके से आंसर तक पहुंचे हम लोग? कहीं पर किसी बुक के अंदर इसके बारे में पढ़ा नहीं गया है, कहीं पर कोई भी मैटर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक सेंस से, अपने दिमाग से, अपने कॉमन सेंस से, अपने क्या कहते हैं उस चीज को, इंस्टिंक्ट पर यह निर्भर करता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रही होगी। और मैंने पूरे साल भर आप लोगों के लिए आपके इंस्टिंक्ट पर काम किया है, आपकी सूझबूझ को और ऊपर की ओर लाने के लिए प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि यह आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा और अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ चुके होंगे और तरीका जान चुके होंगे कि किस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? जी हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स? हाँ जी।
हाँ जी, आंसर बता दिया होगा आप सभी ने। चलो जी, टाइमिंग अबाउट टू कंप्लीट या कंप्लीट ही है। देखिए यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। अब कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आ रहे हैं और ये मैंने आपको बता दिया बैरियर्स क्या होते हैं और क्या चीज इसका यहाँ पर मायना होता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो देखिए जी, अगर आप बात करते हो क्लिंच्ड ईडियम्स की, मुहावरे वगैरह का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, अब टॉप डाउन हो चाहे डाउन टू टॉप हो, उसका कोई मतलब यहां पर नहीं बनता है, कोई इसका लेना देना नहीं है। नेग्लेक्टिंग सिमेंटिक नॉइज, अब यहां पर आप उसे परवाह करना छोड़ देना या उसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई खास फर्क यहां पर पड़ेगा नहीं। बैरियर्स तो बैरियर्स ही हैं, अगर आप उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो वो बैरियर्स हट नहीं जाएगा। तो यहां पर ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन फोकस्ड लिस्टनिंग जो है वो सबसे ज्यादा खास आप लोगों के लिए कही जाएगी। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे घर में शादी ब्याह है तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर ये फोकस लिस्टिंग जो है वो सबसे कमाल की चीज कही जा सकती है। वो पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस लगा रहे होते हैं, तो वो ध्यान से समझ नहीं पाते हैं, शोर बहुत आ रहा होता है, तो वो फोकस होकर किसी चीज को लिसन करते हैं, क्लास को देखते हैं ना, तो वो यहाँ पर उनके लिए सबसे खास यहाँ पर कहा जाता है। जब मैं कई बार क्लासेस लगाता था और लॉकडाउन से पहले की क्लासेस की बात करें तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आज हमारे घर में शादी है लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है तो हम क्लास लगा रहे हैं, तो बाहर डीजे बज रहा है तो हम गेट को बंद करके और पूरा ध्यान से आपकी क्लास को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर बाहर जगराता हो रहा है और आज हम यहाँ पर बैठ के क्लास लगा रहे हैं और ये है हुआ। तो मैं वो चीज देखता था तो मेरे को काफी अच्छा लगता था और वहां पर भी मेरे दिमाग में आता कि कितना फोकस है ये। हाँ, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी फोकस लिसनिंग जो है वो हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लग सकता है लेकिन तैयारी आप लोगों ने जरूर की होगी पीपल वाले की, पीपल डेवलपमेंट वाले की टॉपिक की, तो आंसर बता सकते हैं आप लोग इसका। हाँ जी, बताएंगे जी। हाँ, करेक्ट सीक्वेंस बताएं बायोमास फ्यूल्स का इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी कंटेंट पर यूनिट। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका सवाल नहीं उठता क्योंकि यहाँ पर निशान पहले ही लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने जाना है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से। चलो जी, अब देखिए जी, इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको इनके वो बताता हूं कि क्या एनर्जी कंटेंट है इनका, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में चार अलग अलग चीजें हैं, डंग है, कोकोनट शेल है, अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज है और वुड है। ये चार चीजें हैं हमारे पास में। तो इन चारों के कंटेंट को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके लिए लेकर आए उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ये रहा जी, ऊपर से चलते हैं तो डोमेस्टिक रिफ्यूज ये रहा जी, इसका है नो का। उसके बाद में डंग की ओर चलते हैं तो ये है हमारे पास में 16 का एनर्जी कंटेंट इसका। उसके बाद में कोकोनट शेल की ओर चलते हैं तो ये है हमारे पास में 18 का। और वुड का अगर आप बात करते हैं तो वुड यहां पर कहां पर है, वुड का जवाब बेसिकली कम ही होता है, तो चलो खैर आपको इन तीनों से ही आंसर मिल जाएगा। कोकोनट शेल 18 सबसे ज्यादा दे रहा है, डोमेस्टिक रिफ्यूज 9 का दे रहा है और ड्राई डंग यहां पर 16 का दे रहा है, ठीक है ना। चलो जी, और ये रहा जी इसका आंसर, कोकोनट शेल 18 का, ड्राई डंग 16 का और अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज जो है वो 9 का यहाँ पर दिया है। तो ये आपके पास में 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। और हालांकि थोड़ा मुश्किल है इसको याद रखना, कैसे याद रखेंगे, बट फिर भी। और ये रहा वुड का, ठीक है ना, ये वुड का रहा, 6 पर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। अब ये मेरे को याद नहीं करना है, वरना तो फिर मैं आपको सीधा सीधा बता देता, मेरे को क्या याद करके फायदा उसको। पेपर तो आप लोगों का है तो याद तो आपको करना पड़ेगा ना, तो वो पूरी टेबल याद कर लेना, कहीं मेरे से पूछने लग जाओगे सर आपको याद है क्या पूरी टेबल। मेरे को नहीं है याद भाई, मैंने तो पहले याद जोड़ दिया आप लोगों के सामने, मेरे को नहीं है याद। आपकी सुविधा के लिए टेबल लेकर आया था कि आप उसमें से याद कर लेना, ठीक है ना। आप लोगों को याद करना है, आपका पेपर है, मेरा तो हो चुका बहुत पहले। चलो जी आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। वो तो सीधी सीधी बात है, अगर आपको आता है तो आप आंसर दे दोगे उनका, और उसमें सोचने समझने वाला तो कुछ है ही नहीं, उसमें फिर तुक्का मारोगे या फिर आता होगा तो फिर दे दोगे। तो याद करने वाली बात है, तो याद होगा तो आंसर दे दोगे। इस क्वेश्चन में तो पूरा लॉजिक आप लगा सकते हो, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा। नंबर सीरीज मैंने बहुत समय पहले ही आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, और उसमें मैंने आपको बताया था भाई स्टेप्स के ऊपर आप लोगों ने काम करना होता है, ठीक है ना। स्टेप्स आपने किस तरीके से देखने हैं वो आप उस वीडियो में जाकर देख लेना। मैं तो अब आपके साथ में सीधा आंसर की ओर चला जाऊंगा। यहाँ पर आपने देखना है कि भाई मल्टीप्लीकेशन का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीप्ली कर करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। जैसे 2 से 6 पे पहुंचना तो आपको पता लगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया, लेकिन उसके बाद 6 से 30 पर पहुंचने पे 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर किया गया है 3 से, यहाँ पे 5 में, और उसके बाद में 2 से, और उसके बाद में तो समझ ही नहीं आ रहा कितने से मल्टीप्लाई करने पर 130 आएगा। तो मल्टीप्लाई वाला तो कुछ भी सीन नहीं है। आपको पता लगा भाई छोटी फिगर है और सीधा इतना बड़ा पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर या क्यूब को इन्वॉल्व किया गया है। तो आप इन सब में देखो, कहीं भी आपको स्क्वायर या क्यूब देखने को मिल रहा है क्या? नहीं सर, कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैंने आपको बोला था कि 10 तक के स्क्वायर और क्यूब आप लोगों ने याद करने हैं, तो आप अगर उनको याद कर चुके होंगे तो आपको पता लगेगा 210 जो है वो 216 के बहुत पास में है, 130 जो है वो 125 के बहुत पास में है, और 60 जो है वो 64 के बहुत पास में है, 30 जो है वो 27 के बहुत पास में है, और उसके बाद में 6 जो है वो यहाँ पर 8 के या 9 के आप लिख सकते हो, 9 के या 8 के बहुत पास में है। ये 2 जो है वो इस तरीके से है। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो। अब आप स्क्वायर करके देख लो और क्यूब करके देख लो। सबसे पहले हम स्क्वायर करके देखते हैं भाई। 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दें तो 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर में हम 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर में हम क्या जोड़ें कि 30 आ जाए, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बना, 4 के स्क्वायर का भी कोई लॉजिक नहीं बना, तो स्क्वायर का हमारे पास में काम नहीं बन रहा। अब हमने आगे की ओर बढ़ना क्यूब पे। अब ये मत सोचना कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, दिमाग में करोगे तो दो सेकंड में ये सारी चीजें सोल्व होती जाएंगी। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे गए क्यूब पर, 1 का क्यूब किया और उसमें 1 जोड़ दिया तो आप पहुंच गए 2 पर, 2 का क्यूब किया -2 किया तो आप पहुंच गए 6 पर, 3 का क्यूब किया +3 किया आप पहुंच गए 30 पर, 4 का क्यूब -4 किया तो आप पहुंच गए 60 पर, 5 का क्यूब +5 किया तो 130 पर, 6 का क्यूब -6 किया तो आप पहुंच गए 210 पर। तो 7 के क्यूब में आप लोगों ने 7 को प्लस करना है। 7 का क्यूब आप लोग जानते हैं 343 होता है, +7 किया तो आप पहुंच गए 350 पर। आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बिना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो दिमाग की दही कर बैठोगे और कुछ भी नहीं हासिल हो पाएगा आप लोगों को। इसीलिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। नंबर सीरीज के लेक्चर्स आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड की यूनिट्स में जाकर देख लेना, ठीक है ना। बहुत सारी यूनिट हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है पेपर 1 की, तो आप उनका फायदा जरूर ले लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। हिंदी में है क्वेश्चन, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा कमीशन पहले बना था और कौन से कमीशन बाद में बने थे। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने कमीशन को जिताना है। 3 कमीशन आप लोगों को दे रखे हैं, कोठारी, मुदालियर और राधा कृष्णन। आप अगर सीधा सीधा बता दें कि कौन सा कमीशन पहले, कौन सा उसके बाद में, कौन सा उसके बाद में, तो उसका सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो, और अगर हिंदी समझ में आ रही है तो आप इसका आंसर में सीधा सीधा मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, बताएंगे। अगर ईयर भी लिखकर बता दे तो मजा आ जाएगा। आज लेट हो जाएगी वीडियो, आज 9:30 बजे का टाइम दे रखा है मैंने आप लोगों को वीडियोस का, तो 9:30 से लेट ना हो, इस चीज़ की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी देखना ये है कि कितने बजे वीडियो पब्लिश हो पाती है।
कल का दिन बहुत खास है। 150 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सभी जने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्यूज को जरूर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। चलो जी, आंसर बता दिया होगा आप लोगों ने। देखिए सबसे पहले अगर आप बात करते हैं राधा कृष्णन कमीशन की, तो वो यहाँ पर 1948 में आया था। मुदालियर आपके पास में आया था 1952 में, 1952 में, और उसके बाद में कोठारी 1964 में। तो आप देख लो, राधा कृष्णन ये दे रखा, मुदालियर ये दे रखा और कोठारी ये दे रखा, तो 2 नंबर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। हाँ, टीचर को अगर आप लोग TCGJACVV और कूटबंद किया जाता है, तो सर्जन को, चलो छोड़ो, सीधा सीधा बताता हूँ। टीचर को अगर आप ऐसे लिख देते हैं, सर्जन को अगर आप ऐसे लिख देते हैं, तो बताओ कॉनकॉर्ड को आप कैसे लिखेंगे। हाँ बताओ जी। ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि जिसे तो कोई बच्चा भी सोल्व कर लेगा, लेकिन बात तब बनती है जब कितनी जल्दी आप लोग इस चीज को सोल्व करते हैं। और जल्दी करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, प्रैक्टिस करो आप इन चीजों की। जितनी प्रैक्टिस आप करके जाओगे घर पे, उतना जल्दी आप एग्जाम में जाके इसको सोल्व कर लोगे, वरना ट्रेस आउट करने में टाइम लग जाएगा। भाई क्या वास्तव में यहाँ पर टेक्निक लगाई गई है, बस इतनी सी बात यहाँ पर होती है। कहीं कॉलर खड़ी कर लो, भैया लो जी हमने तो सोल्व कर लिया इसको, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? चलो चलो जी, अब मैं आपके साथ में इसका आंसर को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए टीचर को अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखें, तो मैं आपको बताऊं, RST यहां पर 2 जोड़े गए हैं, +2 किए गए हैं। अब यहां से फिर उल्टी ओर जाना पड़ेगा आपको। DE यहां पर आया हुआ है, इसके अंदर से फिर यहां पर +2 किया गया है। उसके बाद में यहां से इधर की ओर जाते हुए HIJ यहां पर फिर से +2 किया गया है। उसके बाद में यहां से आप उधर की ओर जाते हो, BC यहां पर आया हुआ है। इस तरीके से यहां पर इसका रिलेशन बनाया गया है। इसी तरीके यहां पर आप देखो, N के बाद में +2 करने पर आपके पास में क्या आता है? P आता है। तो आप देखो यहां पर P लिख रखा है। उसके बाद में M से आप आगे की ओर जाते हैं 2 जोड़ते हुए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? NO आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा जी NO। E से आगे की ओर अब जाते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। तो इसी तरीके से आप कॉनकॉर्ड को निकाल सकते हो। डी से आप आगे की ओर जाते हो, एफ ई एफ आ जाएगा आप लोगों के पास में। तो एफ से आपके पास में आंसर आना चाहिए। 1 और 3 पर आपको एफ दे रखा है, इन दोनों में से आपके पास में आंसर आएगा। अब एफ के आगे यहाँ पर टी है, तो टी से आगे की ओर अगर आप 2 निकालते हैं, और पी यहाँ पर दे रखा है, पी से आगे की ओर 2 निकालते हैं, तो वो जो आएगा वो आपके पास में आर आना चाहिए। और आप लोग जानते हैं पी के आगे वाले 2 अक्षर जो हैं, इसमें अगर आप +2 कर दें तो वहां पर आर आएगा। तो आपके लिए आंसर जो है वो 3 नंबर हो जाएगा। सीधी सीधी बात यहाँ पर है। जितना जल्दी आपने इस चीज को ट्रेस कर लिया कि क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया गया, उतना जल्दी आप आंसर दे देंगे। हालांकि इसमें लॉजिक निकालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है, बट प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी की होगी तो आप जल्दी जल्दी इसके आंसर को निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो आप लोगों के लिए 3 नंबर है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, 2 अक्षरों से ही आपके पास में आंसर आ जाएगा। आप लोग जानते हैं टी के बाद में तो UV आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आर दे रखा है। तो आप जानते हैं PQR आपके पास में जो 2 जोड़ने पर आ रहा है, तो वो यही इसका आंसर निकाल कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही होंगे। जल्दी से मुझे बताएं कितना स्कोर आप लोगों को बना है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन नंबर्स यहाँ पर शेयर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल की फ्री कोचिंग से आपको कुछ फायदा मिला है, तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा पेटीएम नंबर है, और अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल की फ्री कोचिंग में काफी यहाँ पर मदद आप लोगों की ओर से मिलती है, और इसकी बदौलत ही हम चैनल को और आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। तो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा जरूर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कल के टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी के अंदर होने वाली क्विज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर रखी गई है। इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी फेसबुक व्हाट्सएप एजुकेशनल ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा स्टूडेंट ये टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए और हमारे चैनल के साथ में जुड़ पाए और फ्री एजुकेशन का यहाँ पर फायदा ले पाए। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।